हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा गोदावरी बायो रिफाइनरी कंपनी के आईपीओ के ऊपर कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या हमें इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आइए चलते हैं कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स और फंडामेंटल को समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गोदावरी बायो रिफाइनरी कंपनी के आईपीओ के ऊपर। तो ये कंपनी का आईपीओ जो है 23 अक्टूबर को ओपन होगा और 25 अक्टूबर को ये आईपीओ में अप्लाई करने का क्लोजिंग डेट है। ठीक है, ये आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 30 अक्टूबर को लिस्टिंग होगा। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के फेस वैल्यू की तो वो है 10 रुपये पर शेयर। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 334 रुपये से 352 रुपये पर शेयर है। इस कंपनी का जो एक लोट का साइज़ है, एक लोट में 42 शेयर मिलेंगे। अगर मैं टोटल इशू साइज़ देखूं तो ये जो कंपनी है 554 करोड़ की ये कंपनी है। उसके साथ साथ ये कंपनी जो है बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होगा। अगर मैं बात करूं गोदावरी के आईपीओ में रिजर्वेशन की तो 50% जो शेयर है वो क्यूआईबी के लिए रिज़र्व है, 35% शेयर रिटेलर्स और पब्लिक के लिए रिज़र्व है, 15% जो शेयर है वो एनआईआई एचएनआई के लिए रिज़र्व है। अगर मैं बात करूं आईपीओ लोट साइज़ की तो इसमें रिटेलर्स के लिए जो मिनिमम 1 लोट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लोट, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,000 से 2 लाख के बीच में होगा। अगर मैं बात करूं वहीं पे एसएचएनआई में तो इनका मिनिमम लोट साइज 14 है और मैक्सिमम 67 लोट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से 10 लाख के बीच में होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं बीएचएनआई की तो इसका लोट साइज़ जो है 68 लोट साइज़ है और या फिर इससे ज़्यादा लोट ये अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूं गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ प्रमोटर्स होल्डिंग की तो ये जो होल्डिंग है ये आईपीओ लिस्टिंग से पहले जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी 81.81% होगी और लिस्टिंग के जो बाद है वो 63.31% होगी प्रमोटर्स होल्डिंग। वहीं पे इस कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इस कंपनी के जो एसेट्स हैं लास्ट 3 साल में देखा जाए तो इस कंपनी के एसेट्स बढ़े हैं। ठीक है, इस कंपनी के एसेट्स बढ़े हैं। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी के रिवेन्यू की बात करूं तो इस कंपनी का रिवेन्यू 2022 में 1700 के आसपास था। 2023 में इस कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन 2024 आते आते इस कंपनी का रिवेन्यू घट गया है। मतलब जो 2022 में था वही 2024 में है। एक तरह से देखा जाए कि इस कंपनी का जो रिवेन्यू है अभी स्टेबल है। ठीक है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो देखा जाए 2022 में कंपनी जो प्रॉफिट कर रही थी 19 करोड़ के आसपास था इस कंपनी का प्रॉफिट। अगर मैं वहीं पे 2023 की बात करूं तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 19.64 करोड़ हो गया। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं 2024 की बात करूं तो अचानक इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो कंपनी ठीक कंडीशन में नहीं लग रही, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर मैं इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में देखूं तो ये कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट किया है। ठीक है, अभी तक जो है कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट दिया है लास्ट क्वार्टर में 2024 के जून में। ठीक है, अगर मैं इस कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो ये कंपनी का नेटवर्थ देखेंगे तो 2022 में 232 था, 2023 में ये बढ़ा है इसका नेटवर्थ और 2024 में नेटवर्थ
ठीक हुआ है। ठीक है, तो देखा जाए कि इस कंपनी का नेटवर्थ जो है वो तो बढ़ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, आपका नेटवर्थ कंपनी का हर साल ग्रोथ किया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिज़र्व की, तो कंपनी के रिज़र्व देखेंगे तो कंपनी के पास जो रिज़र्व है वो भी ठीक ठाक बढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो इसका मेन वीकनेस जो दिखाता है इसका एक टोटल बोरिंग, अगर मैं इसके बोरिंग पे, इसके डेट पे अगर मैं ध्यान दूं तो आप इस कंपनी के डेट पे देखेंगे तो ये कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी पर। ठीक है, और ये डेट बढ़ता ही रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस क्वार्टर में देखूं 2024 के जून के क्वार्टर में, तो नेटवर्थ ये बढ़ा ही है। ठीक है, तो इस कंपनी का जो वीकनेस दिख रहा है मुझे, एक तो ये इस बोरिंग दिख रहा है जो ये ख़राब है, और एक तो ये कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस कंपनी का, जो कि इस कंपनी को दिखा रहा है ये कंपनी अभी स्टेबल नहीं है, ये कंपनी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये कंपनी ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है। ठीक है, ये कंपनी एक तरह से स्टेबल या स्टेबल से नीचे मुझे लग रहा है कि हाँ, अभी ये कंपनी प्रॉफिट की स्थिति में बनने जा रही है, मतलब कोशिश कर रही है कि मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाऊँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनी के ROE पे, तो वो 11% के नेगेटिव में है। ROCE की बात करें तो वो 2% नेगेटिव में है, 2% से ज़्यादा। कंपनी के डेप्थ इक्विटी की बात करें या बोरिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, RONW की बात करें तो ये भी नेगेटिव में है, -11% नेगेटिव में है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, 6.31%। पेट मार्जिन की बात करें तो ये भी नेगेटिव में है। तो ये सारे के सारे देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट्स है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि इस कंपनी का अभी जो ग्रोथ होना मुश्किल है। ये कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है इस टाइम। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी में, हमें इस कंपनी के IPO में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। ये कंपनी आगे और ग्रोथ कर सकती है, अपने इन सभी को पॉजिटिव कर सकती है, अपनी वीकनेस को कम कर सकती है। ठीक है, अगर हम और आगे इसकी बात करें, कंपनी के अगर EPS को देखें तो लिस्टिंग से पहले कंपनी का जो EPS है 2.93 है। ठीक है, जो कि ठीक है लिस्टिंग से पहले, लेकिन वहीं पर अगर मैं लिस्टिंग के बाद की बात करूं तो ये कंपनी का जो EPS है वो भी नेगेटिव में है। ठीक है, अगर मैं PE रेशियो की बात करूं तो लिस्टिंग से पहले ही 120 है, इतना हाई, इतना महंगा ये प्राइस है, ये महंगी कंपनी मिल रही है इतनी कि हमें, और उसके बाद अगर देखूं कि लिस्टिंग के बाद तो ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो मुझे ये कंपनी कहीं से भी इस IPO में अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, जो कि ये लॉस मेकिंग ही मुझे लग रहा है। तो अगर हम इस कंपनी के IPO में इस टाइम अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी हमें कुछ दे सकती है प्रॉफिट, इस टाइम तो नहीं दे सकता। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर बात करूँ तो ये कंपनी जो है एग्रीकल्चर में काम करती है, अधेसिवेंस एंड लुब्रिकेंट्स में काम करती है, बायोफ्यूल भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी काम करती है ये कंपनी। वहीं पे अगर मैं देखूँ ये कंपनी पेंट्स एंड कोटिंग में भी काम करती है, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक में भी है ये कंपनी, फूड्स एंड बेवरेज में भी ये कंपनी काम करती है, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग इंक बनाती है ये कंपनी, ऑयल गैस माइंस में भी काम करती है कंपनी, माइनिंग में। ये कंपनी फ्लेवर्स भी बनाती है, अलग अलग फ्लेवर्स बनाती है कंपनी, परफ्यूम स्मेल जो है परफ्यूम के होते हैं वो भी अलग अलग बनाती है कंपनी। वहीं पे बात करूँ ये कंपनी फार्मास्यूटिकल में भी काम करती है। ये कंपनी जो है प्लास्टिक, पेपर और रेसिन्स में भी काम करती है, टेक्सटाइल एंड लेदर में भी ये कंपनी
काम करती है। तो इस कंपनी के पास देखा जाए तो काफ़ी सारे बिजनेस है इस कंपनी के पास। ये कंपनी काफ़ी सारे बिजनेस करती है और इसका जो मेन बिजनेस है, ये कंपनी शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई है और उसके साथ साथ ये एथेनॉल पे भी काम करती है ये कंपनी, जो कि देखा जाए गवर्नमेंट का मेन फोकस है इस टाइम एथेनॉल्स पे। ठीक है, तो देखा जाए ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी सारे जगह पे डिवाइड हो रखा है। ठीक है, जिसमें से एग्रीकल्चर और बायोफ्यूल भी है और ये कंपनी जो है एथेनॉल पे भी अच्छे खासा काम करती है। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट की बात करूँ तो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है वो शुगर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट्स है, वैक्सेस से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट्स है। इसके पास भूमि लाभ करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की एक ब्रांड है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये कंपनी काम करती है। इसके पास जीवना करके ये एक ब्रांड है। ठीक है, जो जिस नाम से ये अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करती है, तो ये प्रोडक्ट्स है इसके पास। वहीं पे कंपनी हैंड सैनिटाइज़र भी बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है जो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, इस तरीके से गोदावरी बायो रिफाइनरी कंपनी के बारे में मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है 550 करोड़ के आसपास की कंपनी है। इसका मार्केट कैप है। ठीक है, जो कि एक स्मॉल कैप में आता है ये कंपनी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, इसका फंडामेंटल मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और, अगर मैं इसके बिज़नेस की बात करूँ, अगर मैं इसके बिज़नेस या इसके प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये कंपनी का बिज़नेस और प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, जो कि फ्यूचर बेस है। और तो और ये कंपनी शुगर और एथेनॉल में भी काम करती है, जो कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस एथेनॉल पे है। ठीक है, तो मुझे इस बेस पे ये कंपनी ठीक लगी। लेकिन इस आईपीओ में अगर हमें अप्लाई करना है तो मुझे नहीं लगता कि ये सही अब कंपनी होगी अप्लाई करने के लिए। हमें इसमें वेट करना चाहिए। जब ये कंपनी थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग होती है तो हमें फिर इस कंपनी के शेयर्स में करने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आपको मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स डिटेल्स मैंने बता दिए हैं। आप इस कंपनी के ऊपर अपने हिसाब से सोचिए कि आपको क्या इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप सोचिए, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है इस कंपनी के आईपीओ में। मुझे जितना लगा, मेरे तरफ से जितना मैंने डिटेल निकाल सका, जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सका, मैंने दिया। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इसमें कोई भी मेरा अप्लाई करने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो आप अपने तरफ से सोचिए कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए अप्लाई। ठीक है, ये था गोदावरी बायो रिफाइनरी कंपनी के बारे में फुल डिटेल। ठीक है, तो आप खुद का डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, बात करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।